वेलकम टू बिहार एडुका। चलिए आज हम 25 क्वेश्चन जीएस का प्रैक्टिस करते हैं और उसके अच्छे सॉल्यूशंस भी करेंगे। क्वेश्चंस लगाना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन के अच्छे सॉल्यूशन करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस ना आए, बट सॉल्यूशंस अगर अच्छे से किया जाए तो फिर अपन आइडिया लगा सकते हैं एग्जाम में कि हाँ भाई कैसे करें क्वेश्चंस, है ना। तो थोड़ी भी हिंट मिल जाती है क्वेश्चंस में एग्जाम में तो वो टिक हो जाता है ना। उस कॉन्फिडेंस के लिए जो है सॉल्यूशन अच्छा करना जरूरी है। क्वेश्चंस तो लगाते ही हैं लोग, भर भर के टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट देने से थोड़ी ना वो इम्प्रूव होता है। टेस्ट देने के बाद जो सॉल्यूशन में पे काम करता है उन्हीं का स्कोर इम्प्रूव होता है ना। तो उन्हीं की बातों को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये प्रयास हम अपना कर रहे हैं। और आपका बस इतना ही योगदान है कि आप वीडियो देखें, है ना। फायदा ही होगा, घाटा क्या होगा। चलिए, तो इसी कड़ी में पहला क्वेश्चन देखिए, लोहे का विशुद्धतम रूप क्या है भाई। कि मतलब लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है। स्टील, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये है अपना पिटवा लोहा, ठीक है ना। ठीक है, इसमें क्यों पिटवा लोहा सबसे अच्छा होता है, शुद्धतम रूप है, क्योंकि इसमें कार्बन का मात्रा सबसे कम होता है ना। देख लीजिए, लोहा एक संक्रमण धातु है। भूगर्भिक तत्वों में लोहे का स्थान क्या है, चौथा, है ना। जो भूगर्भिक है ना, जो हमारा संसाधन है उसमें चौथा स्थान लोहे का ही है, सबसे अधिक पाया था। प्रकृति में लोहा मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, ये याद रखिएगा। पिटवा लोहा शुद्ध लोहा होता है क्योंकि यह आघात वर्धन, मतलब ये पीट पीट कर इसको कितना भी पीट के कर सकते हैं, और ये तन्यता मतलब लंबा किया जा सकता है, चादर बनाया जा सकता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है ना, किसमें, पिटवा लोहा में, है ना, तभी तो ये सबसे शुद्ध रूप है। जबकि ढलवा लोहा यानी ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसी कारण क्या होता है, ये कठोर तो होता है लेकिन ये भंगुर भी होता है। कभी आपने घर में बात करते हुए सुना होगा, हमारे बिहार में तो ये सुनते हैं कि भाई ये कच्चा लोहा है। कच्चा लोहा का मतलब क्या है ना, जो वो बहुत स्ट्रांग होता है, जैसे कि ट्यूब बेल का बात करते हैं ना, ट्यूब बेल का बात करते हैं, तो उसमें क्या होता था कि वो एकदम स्ट्रांग रहता, कठोर रहता था। जब तक वो सीधा एकदम चल रहा है एकदम, उतना प्रेशर में भी वो नहीं टूटता था। लेकिन जैसे ही उसमें कुछ प्रेशर या उनकी साइज में डिफरेंस आती थी, या आप उसको झटके से मारती, फट से वो टूट जाता था, एकदम वो भंगुर होता था। क्योंकि वो देखिएगा उसमें भुड़भुड़ा टाइप का लोहा रहता था, एकदम लगता था। उसको एक और नाम से, कुछ नाम से बोलते थे, अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, उस लोहे को बोलते थे, है ना। तो वो है तुम्हारा ढलवा लोहा, है ना। और ये पीटवा लोहा, ये ज्यादातर आप देखे होंगे, जो चादर जो होता है वो रेलवे ट्रैक वगैरह ये सब जो है, ये पीटवा लोहा होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। देखिए नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर, है ना, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना, ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम मोनोसल्फेट, कैल्शियम टेट्राक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये तो NaCl हो गया, ये तो नमक है, तो ये तो हो ही नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन तो अपन काट दिए, है ना। तो इसका आंसर है ये पहला, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। और इसका एक फार्मूला याद रखिए, CaOCl2 सॉरी, CaOCl2 याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए Cl से तो क्लोराइड याद रहेगा ही रहेगा, और ये कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऐसे याद रखिए। जब भी कभी O कहीं पे O मिलता है तो इसका मतलब ऑक्साइड हो जाता है, ये तो है ही कैल्शियम। और इसी में Cl2 हो गया, तो ये क्लोरीन का जो क्लोराइड हो जाता है ना, क्लोरीन ग्रुप का। इस तरह से याद रख सकते हैं इमेजिनेशन के तौर पर, है ना। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है ना। परमाणु त्रिज्या की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी लिथियम का है। अभी ऑप्शन में लिथियम, बेरिलियम, बोरान में से कौन होता है, तो लिथियम का है। देखते हैं आंसर क्या है इसमें, थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। किसी परमाणु के नाभिक से उसकी बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्षा के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं ना। यहाँ तक पता चल, कहाँ से भाई, बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्षा के, कहाँ से, नाभिक से बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्षा के बीच की दूरी को क्या कहेंगे भाई, तो ये परमाणु त्रिज्या बोलेंगे, है ना। ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत जो दिया था, हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट रहे होंगे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था अनिश्चितता का सिद्धांत। तो त्रिज्या का एक सटीक माप प्रस्तुत करता है उन्हीं के अनुसार, जिसके अनुसार दो बंधित परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी के आधार पर त्रिज्या का निर्धारण करते हैं।
बंधन के आधार पर परमाणु की अलग-अलग त्रिज्या होगी, है ना? बंधन मतलब बॉन्ड्स का बात कर रहे हैं, है ना? तो अलग-अलग तो होगा ही होगा, ऐसा थोड़ी एक ही होगा। इसलिए परमाणु का कोई निश्चित दायरा नहीं हो सकता, है ना? नहीं होता। इसलिए परमाणु की कोई भी त्रिज्या उनके द्वारा बनाए गए बंधों पर निर्धारित की जाती है ना, बंध पे, बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा बॉन्ड बना है, सिंगल, डबल, ट्रिपल। उपयुक्त विकल्प में से लिथियम की परमाणु त्रिज्या जो है सबसे अधिक है 167, इसका जो है ना पिकोमीटर पे नापते हैं ना, 167 पिकोमीटर सर्वाधिक है। अन्य विकल्पों में बेरिलियम तथा बोरान की परमाणु त्रिज्या लगभग 112 पिकोमीटर है और 87 पिकोमीटर है। और ऐसे जनरली सबसे ज्यादा, है ना, कभी पूछ दे कि सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या किसका है, तो फ्रांसियम की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक 348 पिकोमीटर है। और तथा हीलियम हीलियम के परमाणु त्रिज्या न्यूनतम सबसे कम 0.208, है ना, नैनोमीटर, है ना। ये देखो, ये पिकोमीटर पे है, ये नैनोमीटर पे है ना, एकदम छोटा सा। तो ये क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है ना, जो फल पकाने के लिए हम लोग करते हैं। तो हमारे तरफ तो गांव में जब हम लोग मार्केट जाते हैं तो बोलता है कार्बाइड दे दीजिए भैया। तो भाई कार्बाइड नहीं होता है, वो एथिलीन होता है, लेकिन वहां पे ना कार्बाइड ही बोलते हैं कि भैया कार्बाइड दे दो, है ना। अभी जैसे छठ पूजा आएगा तो होगा क्या कि यहाँ से हमारे हमारे बिहार में हाजीपुर जो है वो केला के लिए फेमस है ना। तो ये याद रखिएगा, बिहार वालों के लिए तो ये फेमस ही रहा। हमारे यहाँ छठ पूजा जो होता है वो बहुत पवित्र माना जाता है। तभी जब हम लोग केला खरीदेंगे तो भाई वो पका हुआ केला जो है वो तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में खराब हो जाएंगे, तो वो थोड़े कच्चे केले लाते हैं, है ना। पूरे हरे हरे केले रहते हैं। अब उसे हम लोग क्या करते हैं, ले जाते हैं घर पे, है ना। उसको फिर काटते हैं, मतलब उसकी कहानी को, और फिर उसको जो है वहीं पे एक लिक्विड में डुबा के वो देते हैं। वो उसी तरह का लिक्विड, ये एथिलीन वगैरह ही रहता होगा, डुबा के दे। फिर घर पे भी हम लोग को भरोसा जमता नहीं कि उस लिक्विड से पकेगा, क्योंकि उन्होंने तो बेच दिया। वो बोलता है कि भाई पक जाएगा, लेकिन हमें तो भरोसा नहीं होता है कि भाई वो जो नेक्स्ट मतलब लास्ट तक वो पक जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से मार्केट में जाके 10-15 रुपए में एक कार्बाइड की ढेलियां लेके आते हैं, जिसे एथिलीन बोल सकते हैं। और भी एक और रसायन है, ठीक है ना, उसे बैन कर दिया सरकार, क्योंकि वो बहुत ही हानिकारक है। फिर भी हम उसको क्या करते हैं, सेफ्टी के साथ कैसे करते हैं, जैसे उसमें फिर एक हमारे तरफ ढकिया रहता है, उसमें ढक के उसे पॉलीथीन में करके छेद करके, ताकि वो डायरेक्ट संपर्क में ना आए, है ना, थोड़ी सी वो हो जाती है, और पूरी तरह से ढक दिए जाते हैं। तो यही चीज है। तो इन सब चीजों को तो हम लोग जिए हैं, है ना। तो ये एथिलीन है, याद रखिएगा। अपने आसपास की चीजों को भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो 2-4 क्वेश्चन तो ठीक हो ही जाते हैं, ऐसा क्या है। फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। एक कहानी बताते हैं कि अपने आसपास ध्यान रखने से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक बार यूपीएससी में कटहल का पूछ दिया था, है ना। कटहल से रिलेटेड पूछ दिया था कि भाई ये कौन सा फॉरेस्ट टाइप है ना। हमारे आसपास कितने ना जाने कितने कटहल होते हैं, है ना। तो ये भाई पतझड़ पर कटहल है ही नहीं, ये एवरग्रीन है। क्यों? क्योंकि ये निश्चित समय पर नहीं गिराता, ये साल भर अपनी पत्तियां थोड़ी थोड़ी गिराती रहती है ना। तो ये उस समय जब ध्यान दीजिएगा कि भाई ये तो एक साथ गिराते नहीं, कभी इसको हम नहीं देखेगा पूरा उसका मतलब टहनियां मतलब खाली है, ये तो हमेशा उसमें हरी भरी रहती है। एक ये क्वेश्चन हो गया। एक पपीता, अपने आसपास पपीता रहता है ना, ठीक है। तो अगले साल यूपीएससी ने क्या पूछा कि भाई बताओ ये पपीता जो है इंडिजिनस है ना, मतलब अपने इंडियन नेटिव का है या नहीं। तो ये हमारे आसपास हर जगह पपीता मिल जाता है ना। तो कंफ्यूजन हो सकता है, हाँ भाई भारत का होगा, इसे भी भारत अभी महानता के तौर पे चल रहा है इस समय, हर चीज भारत से जोड़ा जाता है। लेकिन ये भाई पपीता जो है पुर्तगाली लाए थे, है ना, बाहर से। काजू भी वही लाए थे, ये सब पूछते हैं। तंबाकू भी लाए थे, ये सब पूछते हैं, है ना। तो ये अपने आसपास जब देखिएगा चीजों को, तो काफी सारे क्वेश्चन यूं ही ठीक हो जाए। हो सकता है उसके लिए आप उस साल आप 2 नंबर से चूक जाते, उस 2 नंबर से आप आगे बढ़ गए। कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ है। हम लोग दिल्ली करोल बाग में थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो खाना खाने के लिए डेली उसी रास्ते से जाते थे। मेट्रो के नीचे क्या था, बुक स्टॉल था। उसी बुक स्टॉल पे वो वाई भारत मैटर्स का एकदम बुक लगा रहता था। हमने कहीं नहीं पढ़ा था वाई मतलब एस जयशंकर, बहुत चर्चे हुए होंगे, वो बुक फेमस आदमी है तो लिखा ही होगा। लेकिन हम लोग उसको रोज देखते थे और सब पूछते थे भैया इसका हिंदी ट्रांसलेशन कब आएगा कब आएगा, क्योंकि पढ़ने की इच्छा है भाई, कोई लिखा है तो जानना जरूरी है। बस अगले उसी साल आ गए क्वेश्चंस तो बन गए। इतनी सी बात की, थोड़े गए बुक स्टॉल देख लिए, नजर में आ गया तो ध्यान दे दिया, कहीं वीडियो वगैरह देख लिए सुन लिए, काफी हेल्प हो जाता है ना ये। बस इतना ही, इतना बात 1 मिनट जो आप कर लिए हैं इसलिए कि अपने आसपास की चीजों के साथ जिए, है ना, जीना चाहिए, वो आपके हैबिचुअल हो जाना चाहिए चीजों को।
तो फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए कौन सा गैस का इस्तेमाल करते हैं? एथिलीन गैस का, है ना, किया जाता है। एथिलीन एथिलीन एक रंगहीन गैस है ना, कोई इसमें कलर नहीं होता, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? C2H4 है ना। इसके संपर्क में आने पर फल पक जाते हैं, क्योंकि एथिलीन हवा में ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है ना। ये देखिए, ये उत्पाद ये उत्पाद फलों के पकने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करता है ना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, है ना। तो भाई इसको क्या कहेंगे? तो भाई उदासीनीकरण कहेंगे। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या हुआ भाई? ये हुआ तुम्हारा क्षार, है ना, ये बेस हुआ, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया तुम्हारा NH, मतलब ये अम्ल हो गया। तो जब क्षार को अम्ल से मिलाते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो उदासीनीकरण ही तो हुआ, है ना। अपन पढ़े हैं ना। इसका फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। ये तो होता है प्लस, ये देखो हाइड्रोक्लोरिक HCl, है ना। तो ये बना क्या रहा है भाई? क्यों बना रहा है? देखो, Na यहाँ से ले लिए, Cl यहाँ से ले लिए, तो क्या बन गया? NaCl, है ना, प्लस यहाँ OH है, यानी एक वो है, और यहाँ पे एक H है, दो H हो गया, तो यानी H, दो OH और ये तो हो गया NaCl और 2। नमक और जल बनाया कि नहीं, और कौन सा विक्रिया? क्योंकि न्यूट्रलाइज कर दिया वो, तो ये उदासीनीकरण हो गया, है ना। ठीक है, तब पर भी थोड़ा डिटेल्स पढ़ लीजिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है ना। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है, जिसमें अम्ल और क्षार क्रिया करके एक लवण और जल का निर्माण करते हैं ना। देखिए, NaHCl और NaClH2O, है ना। तो थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़िए भाई, जब पढ़िए तो फिर दिल खोल के पढ़िए कोई चीज को। ऐसा नहीं कि मतलब कंजूसी भरा पढ़ रहे हैं, टाइम देख रहे हैं बार बार। टाइम ही देखना है तो भाई मेरे वीडियो में तो मत ही देखना। 25 क्वेश्चन मेरे को रिकॉर्ड करने में कम से कम 30 से 35-40 मिनट तो लग ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी चुंबकीय पदार्थ अपनी चुंबकीय गुण कब खो देते हैं ना। ये कह रहा है कि भाई जो जिसमें चुंबकीय गुण होता है वो कब? जब पानी में डूबे जाते, नहीं ऐसा नहीं। जब तेल में डुबोए जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। लोहे के टुकड़े के निकट लाए जाते हैं, तब भी नहीं है। जब गर्म किए जाते हैं, हाँ ये बात सत्य है कि जब कभी गर्म करते हैं लोहे को या चुंबकीय तत्व, मतलब चुंबकीय पदार्थ को, तो ये अपना गुण खो देते हैं। तो भाई सभी चुंबकीय पदार्थ अपनी चुंबकीय गुण गर्म किए जाने पर खो देते हैं। चुंबक को गर्म करने पर चुंबक धीरे धीरे अपनी चुंबकीय शक्ति खोते चले जाते हैं, अंततः अपनी पूर्ण चुंबकीय शक्ति खो देते हैं। पुनः ठंडा करने पर भी वो अपनी चुंबकीय वापस नहीं ला पाता। ये याद रखिएगा, एक बार गर्म करते करते गए इसका चुंबकीय खत्म हो गया गुण, तो वापस भी नहीं आ पाएगा, है ना, ये चीज है। नेक्स्ट है 7 नंबर का, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, टेम्परेचर सेल्सियस बराबर 5/9 टेम्परेचर फ़ारेनहाइट माइनस 32, है ना। इस पर हमेशा बैठा के निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। ये तो लंबा फॉर्मूला था, ये शॉर्ट फॉर्मूला है ना। तो देख लीजिए, दिया कितना है? टेम्परेचर फ़ारेनहाइट यानी 50 दिया है ना, इक्वल टू 5/9। निकालना क्या है भाई? तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट निकालना ही है, 32, है कि नहीं। अब देखिए, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, है ना, डिवाइड में हो जाएगा। लेकिन डिवाइड होने के बाद ये क्या हो जाएगा? उलट जाएगा, 9 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे हो जाएगा, तो ये कितने बार में कट जाएगा? 10 बार में, तो 90 तो हो ही गया, है कि नहीं। और ये देखिए, TF माइनस 32 है, तो ये माइनस में 30 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, यानी 90 प्लस 32, है ना, कितना हो जाएगा? 122 हो जाएगा। देखिए कहाँ है आंसर? बी आंसर, है ना। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, ये तो कभी कभी आता है, बिल्कुल आता है। इसी तरह 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है? तो इसका आप कमेंट्स में लिखिएगा इसको, ठीक है। सेम फॉर्मूला में डाल के अब इसको डालिएगा, बताइएगा, ठीक है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। संघनन क्या है? गैस का ठोस में परिवर्तन, ठोस का द्रव में परिवर्तन। देखिए, ठोस का द्रव में परिवर्तन क्या होगा? मेल्टिंग होगा, है ना। वाष्प का द्रव में परिवर्तन ये होगा, है ना। तो ये हो संघनन। वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। गैस के ठोस में परिवर्तन होने की परिघटना को निक्षेपण कहते हैं ना, ये देखो। और ठोस के द्रव में परिवर्तन होने को मेल्टिंग कहते हैं ना, मेल्टिंग। एक और चीज होता है जिसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी ठोस का बिना गैस में परिवर्तन, ठोस का बिना द्रव में परिवर्तन हुए बिना ये गैस में परिवर्तन हो जाता है, इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर वगैरह जलाइएगा तो डायरेक्ट मेल्ट नहीं होता, डायरेक्ट गैस बन जाता है ना। तो ये ऊर्ध्वपातन याद रखिएगा, ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन से उसको बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट है, सोनार तकनीक का प्रयोग होता है पानी के नीचे पहाड़ियों का पता लगाने के लिए, एकदम बिल्कुल।
हिम सेल का पता लगाने के लिए, हिम सेल मतलब जो अंदर में जो क्या बोलते हैं उसको, पानी जो जम जाते हैं हमारे में, वो समुद्र में पानी भी जमता है ना, जो आर्कटिक वगैरह में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, हाँ एकदम। तो इसमें उपयुक्त में से एक सदी यानी सब होगा, ठीक है, ऑल होगा। सोनार एक ऐसी प्रणाली सिस्टम है ध्वनि ध्वनि तरंगों का उपयोग करते हैं हम, ठीक है ना, करके पानी के अंदर वस्तुओं जैसे पनडुब्बी का, मछली का, चट्टान का, समुद्र तल आदि का पता लगाने, दूरी मापने और स्थान निर्धारित करने में भी किया जाता है, ठीक है, याद रखिए सोनार सिस्टम पढ़िएगा, है ना, याद रखिए। अब देखिए यहाँ सोनार सिस्टम हो गया, एक और सिस्टम आप सर्च करके पढ़िएगा, इसको बोलते हैं जो एयर वगैरह में डिटेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। अभी जैसे हवाई हमले होते हैं तो उसको हम लोग लगा के रखते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं। सोनार सिस्टम के बाद अभी याद आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र है सदिश राशि, अदिश राशि, आयाम रहित राशि, उपयुक्त रूप से एक सदी कौन, तो इसमें है सदिश राशि, है ना, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे ही ये शब्द में क्षेत्र देख रहे हैं तो पक्का डायरेक्शन तो होगा ही होगा, है ना, तो परिणाम तो होगा ही होगा, डायरेक्शन होगा, तो इसी से पता चल जाएगा कि भाई सदिश राशि है। देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, वैसी भौतिक राशि है जिसके परिणाम के साथ साथ दिशा दोनों निर्दिष्ट होते हैं, जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जुड़ी बन जाती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है आदि। चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धाराओं और चुंबकीय सामग्री का चुंबकीय प्रभाव है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला है ना, ये याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का इकाई क्या है, टेस्ला, ये पूछ देगा, यानी यूनिट। एक टेस्ला एक वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है, यहाँ से याद रखिए, एक वेबर प्रति वर्ग मीटर, ये भी पूछ देगा, वन टेस्ला इक्वल टू, कभी पूछ देगा। वो भौतिक राशि तो ये तो बता ही दिए हैं। अब कुछ देख लीजिए कि अदिश राशि स्केलर क्वांटिटीज कौन सा है, तो देखिए डिस्टेंस, इसमें कुछ नहीं, बस परिणाम को जो होता है, चाल, स्पीड में भी बस, द्रव्यमान, मास, ये सब क्या है, अदिश राशि। समय, टाइम, तापमान, टेम्परेचर, सब अदिश राशि। ऊर्जा, एनर्जी, वर्क, है ना, डेंसिटी, आयतन, ये सब क्या है, एकदम अदिश राशि है। सदिश राशि का देख लीजिए, विस्थापन, अभी डिस्प्लेसमेंट में ऊपर पड़े भी, वेग, वेलोसिटी, बल, फोर्स, त्वरण, एक्सीलरेशन, ठीक है ना, ठीक है, संवेग, मोमेंटम देख लीजिए, ये भी है आपका सदिश राशि। भार, वेट, है ना, ये देखिए, ऊपर द्रव्यमान अलग चीज है, भार अलग चीज है ना, क्योंकि भार नीचे की तरफ जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण जो लगता है उसकी वजह से हम भार नापते हैं, जो वेट नापते हैं ना अपन। विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी देख लीजिए सदिश राशि। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, तो भी पढ़े ही पढ़े हम लोग। कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, ये भी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है ना। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है हाइग्रोमीटर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। तो हवा में नमी यानी आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर की उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापता है। एरोमीटर का उपयोग क्या है भाई, तो वायु या अन्य गैसों का वजन एवं घनत्व आदि मापने का उपकरण क्या है, एरोमीटर है, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर करता है। क्या क्या उपलब्ध रहेगा तभी हरित क्रांति सफल हो, है ना। तो बीजों की उच्च पैदावार किस्म, है ना, हाई यील्डिंग सीड्स जो होता था। नेक्स्ट है पर्याप्त सिंचाई की सुविधा, हाँ ये बात भी सही है। रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक, ये बात भी सही है। तो इसमें ऑल सभी है, ठीक है ना। चलिए उस क्वेश्चन में डिस्कशन का कोई आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट है बिहार राज्य की शिशु मरतांक यानी शिशु मृत्यु दर कितना है ना, तो झारखंड से अधिक है, झारखंड के बराबर है, झारखंड से कम है, अखिल भारतीय स्तर पर निम्नलिखित में से कोई नहीं, तो ये है झारखंड से अधिक है ना। कैसे है देख लीजिए। वर्ष 2007 में बिहार में राज्य की शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्म में 58 थी, झारखंड की 48 थी, है ना, कम था। संपूर्ण भारत की 55 थी, ठीक है ना, ये 7 की बात है। लेकिन सितंबर 2022 में जारी आंकड़ों के अनुसार यानी 2020 में बिहार राज्य की शिशु मृत्यु दर 27 है, यानी तथा संपूर्ण भारत की क्या है 28 है, यानी झारखंड का कम होगा। डाटा नहीं दिया है लेकिन झारखंड से अधिक है। लेकिन हम जब खोजे तो हमको ये मिला, है ना, देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, ये डाटा वाला क्वेश्चन जो है ना, एक हम सीरीज ही लाएंगे, ये वाला ये बहुत फेवरेट है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, है ना, और फिफ्थ ये वाला
ये इससे क्वेश्चंस बहुत पूछा है बीपीएससी, जो कि डीएसओ पूछा है, एएसओ में पूछा है ना, उसके बाद अभी बीपीएससी वाला क्वेश्चन फ्री हुआ उसमें पूछा है, आगे एडी इसमें भी पूछ सकता है ना, तो इसका एक सीरीज लाएंगे, ये क्वेश्चन रहने दीजिए। क्यों इस पे, क्योंकि अभी इतनी क्लैरिटी है नहीं इसमें भी, मैंने इस पे काम किया नहीं, तो मैं क्यों झूठ में बरग लाऊं आपको, रहने दो, ईमानदारी से जो है मान लेना चाहिए। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, किसने किया है ना, तो ये सबसे बड़ी मजेदार की बात है, सुशील मोदी अब ये नहीं रहे, तो सुशील मोदी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, कब 2006-7 में, ठीक है ना, पहली बार आर्थिक, सोचिए बिहार कितना पीछे। तो बिहार के इतिहास में सर्वप्रथम वित्तीय वर्ष 6-7 में राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री सुशील मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी, कब किया था, इंदिरा गांधी के द्वारा, नहीं ये तो कंप्लीट गलत है, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, नहीं ये भी नहीं, जनता सरकार के द्वारा, है ना, ये सही है। कब किया गया था देख लीजिए। तो गुन्नार मंडल द्वारा प्रस्तुत रोलिंग प्लान, है ना, ये एक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने चल योजना यानी रोलिंग प्लान लाया था, कब से, 1978 में, है ना, इंदिरा गांधी की सरकार जब गई थी। तो देख लेते हैं रोलिंग प्लान, तो जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लागू किया गया था, पंचवर्षीय योजना यानी 74 से 79 इंदिरा गांधी सरकार द्वारा बनाई गई थी, है ना, पंचम पंचवर्षीय, लेकिन इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था, इसी को डिसकंटिन्यू किया गया, अब से 78 में, 77 में जनता पार्टी आई, 78 में रोलिंग प्लान ले आया, ठीक है ना, तो इसको टर्मिनेट कर दिया पिछली वाली को। रोलिंग प्लान का विचार शास्त्री गुन्नार मिर्टल, ये तो बता ही थे, है ना, फ्लेक्सिबल योजना थी कि उसमें जैसे मन वैसे करें, है ना, फिक्स नहीं करेंगे 5 साल में यही करेंगे, अपने हिसाब से जो भी प्राथमिकताएं तय करनी है वो कर सकते हैं। 17वां क्वेश्चन है, गरीबी का अंतर दर्शाता है, क्या दिखाता है, गरीबी का डिस्टेंस क्या दिखाता है, तो विकसित देशों और विकासशील देशों की बुनियादी सुविधाओं में अंतर, ये तो नहीं दिखाता, ये तो अलग चीज, गरीबी रेखा और उस रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों के वास्तविक आय स्तर के बीच का अंतर है, ये दिखाता है। क्या होता है भाई, देखते हैं। गरीबी का अंतर किसी देश में गरीबी की तीव्रता को दर्शाता है ना, कितना इंटेंसिव गरीब है वो, जो गरीबी रेखा से कुल जनसंख्या के औसत कमी को दर्शाता है। गरीबी अंतर विश्व बैंक द्वारा ये अवधारणा है, ठीक है ना, पॉवर्टी डिफरेंस बोलते हैं, निर्मित एक संकेतक है जो प्रति व्यक्ति आय और घरों में खपत देखकर गरीबी को नापता है ना, कि हमारे घरों में क्या उपभोग हो रहा है उस पे हम नापेंगे, और प्रति व्यक्ति यानी एक आदमी कितना खर्च कर पा रहा है, ये चीज। 18वां क्वेश्चन, नीति आयोग के अनुसार वर्ष 2021-22 में निम्न राज्यों में किस एक में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी एमपीआई सबसे निम्न था, तो हमारा प्यारा बिहार, है ना, यही है। यूपी भी हमसे थोड़ा आगे है ना, है तो कमोबेश बराबर लेकिन थोड़ा आगे है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश तो आगे होगा ही, मेघालय भी आगे होगा, बिहार सबसे नीचे है गरीबी में भी, देख लीजिए। नीति आयोग के अनुसार वर्ष 21-22 में बिहार की स्थिति मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में सबसे निम्न थी, केरल की स्थिति सबसे उच्च थी, वाया, है ना। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए व्यापक तरीके से गरीबी को मापने के लिए भारत सरकार की नीति है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नापता है कौन, नीति आयोग का, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, गरीबी रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, क्या सत्य है, एनएसएसओ द्वारा समय समय पर इसका अनुमान लगाया जाता है, एकदम सही बात है। भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी, हाँ ये बात भी सही, इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 साल में लगाया जाता है ना, ये बात थोड़ा सा, अच्छा ये भी सही है, इसमें गलत कोई नहीं है, ठीक है ना, देख लेते हैं। तो गरीबी रेखा का आकलन समय समय पर राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण एनएसएस द्वारा किया जाता है, इसका अनुमान आमतौर पर हर 5 वर्ष में किया जाता है, ये बात भी सही है। और भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 है और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। आपको लगा होगा ये खाने पीने की बात में ये भाई डिफरेंस क्यों, तो भाई ग्रामीण लोग जो है खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं ज्यादातर, है ना, तो उनको कैलोरी की आवश्यकता ज्यादा होगा, ये याद नहीं करना है कि शहर के लोग मजदूरी नहीं करते, करते हैं, लेकिन इनके मजदूरी में शारीरिक श्रम थोड़े कम होते हैं ना, इसलिए इनको कम कैलोरी, ज्यादा मात्रा का बात है ना, सारे ज्यादा लोग ऑफिस में काम करते हैं, अलग तरह के काम करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि शहरी लोगों को सबको 2100 कैलोरी की जरूरत पड़ता है, किसी को 3-3 हजार पड़ते होंगे, रिक्शा ढोएंगे, रिक्शा चलाएंगे, ऑटो चलाएंगे, कोई मिट्टी में काम करेगा, कुछ भी करेगा,
है ना। तो यहाँ भी ग्रामीण लोगों में भी सब थोड़ी 2400 खाते होंगे, कोई 1800 1500 भी खाते हैं क्योंकि जो काम नहीं करते होंगे। चलिए नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो अपना पद किसे देगा? तो वही मुख्यमंत्री को देगा? नहीं, किसको देगा? उपाध्यक्ष को देगा, याद रखिएगा। राज्यपाल को नहीं देता, उपाध्यक्ष को देता है। तो संविधान के अनुच्छेद 179 के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों ही एक दूसरे को संबोधित पत्र द्वारा अपनी पद त्याग पत्र दे सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। सेम वहां भी जब लोकसभा का अध्यक्ष है ना स्पीकर देना चाहेगा तो वो डिप्टी स्पीकर को ही देगा, ठीक है ना, याद रखिए। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है ना? तो 20, 40, 30, 96 ये जरूरी नहीं है। न्यूनतम संख्या 1/3 है। और अच्छा एक सेकंड, न्यूनतम संख्या 40 है लेकिन 30 भी हो सकता है ना। इसका आंसर बी दिया है, लेकिन कभी कभी ये देख लीजिए, अभी बताते हैं कैसे। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है ना, उससे कम हो सकता है, ठीक है, लेकिन किसी भी अवस्था में 40 से कम भी नहीं हो सकता है ना। ये 40 पे फिक्स है, इससे कम फिर अपमान माना जाएगा। लेकिन कुछ छोटे राज्य नॉर्थ ईस्ट के राज्य है ना, उनको ये एग्जम्पशन दिया हुआ है। कैसे देख लीजिए, सिक्किम में 32 ही है और गोवा में न्यूनतम 40 है, मिजोरम में भी 40 है, और ये देखिए त्रिपुरा में तो 30 ही है। कभी कभी प्रस्ताव संसदीय अनुमोदन से ये हो जाता है। ध्यान दें, सभी छोटे राज्यों में परिषद होना आवश्यक नहीं है, लेकिन संसद इसे किसी भी राज्य में समाप्त या स्थापित कर सकती है ना। तो ये कैसे होता है? तो पॉलिटी का पार्ट है, थोड़ा बहुत देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन बता दी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, ये भाई ये सब का कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री नहीं, संसद भी नहीं, ये राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय बोला, याद रखिएगा, ये हाई कोर्ट का बात कर रहे हैं, है ना। ये एससी का बात नहीं कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट तय करता है इसमें जज का संख्या कितना होगा, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि भाई ये यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, या बीपीएससी में पूछा है, कहीं तो पूछा हुआ है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके लिए? मुख्य न्यायाधीश के संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके। जबकि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संसद द्वारा तय किया जाता है। अभी कितना है संसद में? तो 33 + 1 है ना, 34 है। 23 भारत की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही? यानी हमारा संसद यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, याद रखिएगा, पार्लियामेंट्री, है ना। तो विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है? नहीं, ये जरूरी नहीं। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह, विधायिका कार्यपालिका के प्रति नहीं, ये भी गलत है। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, ये भी नहीं है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह, ये भी सही नहीं है। तो इसमें कोई सही नहीं है ना। इसमें होना क्या चाहिए था, मैं बताता हूँ। इसमें है क्या कि कार्यपालिका जो है ना, वो विधायिका के प्रति जिम्मेदार है ना। जो मिनिस्टर है वो लोकसभा राज्यसभा में देखना क्वेश्चन पूछा जाता है तो जवाब देना पड़ता है ना, जवाबदेही है, यानी संसद सब क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कार्यपालिका जो मिनिस्टर्स हैं वो विधायिका के प्रति क्या है? जिम्मेदार है। यहाँ पे वो ऑप्शन कहीं नहीं था, कंफ्यूज करने के लिए कुछ मार के आ जाते, फिर घर आने के बाद पता चलता। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है ना। ये लिया कहाँ से गया है? तो यूके यानी यूनाइटेड किंगडम जो था वो ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका का अलग अलग होना संभव नहीं है ना, क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है ना। सरकार का कोई भी अन्य निरंकुश न हो जाए, इसलिए संविधान में रोकथाम, चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था की गई। इसी उद्देश्य से कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के प्रति यानी व्यवस्थापिका मतलब विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। अर्थात विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं। इसके अतिरिक्त विधायिका तथा कार्यपालिका के मनमानी पूर्ण कृत्यों के ऊपर नियंत्रण के लिए न्यायपालिका को यह शक्ति दी गई कि वो इनके संविधान के विरुद्ध कार्यों को विधिमान यानी वो रिव्यू भी कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू। कोई भी ऐसा नहीं कि तुम कोई भी लॉ बना दो, कोई भी ऑर्डर पास कर दो, है ना, घोषित करके उनके अपनी सीमा में कार्य करने के लिए बाध्य करें। नोट, संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की बात की गई है, जिसके 3 अंग है, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा।
ये चेक एंड बैलेंस सब्जेक्ट समझाते हैं आपको, मजेदार चीज है, समझिए मजा आएगा आपको, है ना। तो ये हो गया जुडिशियरी, है ना, और ये हो गया आपका, ये विधायिका मतलब पार्लियामेंट्री, विधायिका लेजिस्लेचर, है ना, और एक्सिक्यूटिव, ठीक है ना। ये एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस कैसे रखते हैं देखिए, लेजिस्लेचर क्या करता है, इसी से मिनिस्टर बनता है ना, है ना, तो यहाँ से तो ये गया ही है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये एक दूसरे को इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जुडिशियरी भी एग्जीक्यूटिव कैसे करता है, तो ये अपॉइंटमेंट के थ्रू, है ना, और उसके बाद अपॉइंटमेंट के थ्रू भी, और अन्य वगैरह वगैरह जो भी है। इसके बाद देखिए जुडिशियरी को लेजिस्लेचर कैसे नियंत्रण करता है और चेक एंड बैलेंस कैसे करता है, पहले एक तरह से समझिए। देखिए इस पे महाभियोग लगा सकता है यहाँ से संसद में, है ना, महाभियोग से हटा सकते हैं, तो मतलब तुम अच्छे से काम नहीं करोगे तो चेक एंड बैलेंस हो गया। और जुडिशियरी संसद पे कैसे नियंत्रण, भाई कोई भी कानून तुम फालतू को बना दोगे हम उसको हटा देंगे, संविधान के विरुद्ध होगा, और ये मौलिक अधिकार वगैरह जुडिशियल रिव्यू के द्वारा, है ना, तो ये चीज है। उसके बाद ये एक्सिक्यूटिव पे कैसे नियंत्रण रखता है, भाई कोई भी ऑर्डर तुम पास नहीं कर सकती कि भाई ये कुछ भी हो जाए, तो इसके विरुद्ध, तो ऐसे चेक एंड बैलेंस हमारे संविधान में बनाया गया, मजेदार चीज है। और भी पढ़िएगा इसके बारे में थोड़ा जानिए, अभी तो इसमें वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है, विधायी शक्ति, कार्यकारी शक्ति, अर्ध न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, तो भाई ये विधायी शक्ति है ना, उसका लेजिस्लेचर वाला है, कार्यकारी शक्ति क्यों होगा, है ना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 के अनुसार उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में होगा, उस समय को छोड़ यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए यानी लग जाए, ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हो गई है जिसके अधीन तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वो ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उन परिस्थितियों को अपेक्षित प्रतीत हो। इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित आदेश वही बल और वही प्रभाव है जो संसद के अधिनियम का होगा, है ना, ये ऐसा नहीं है कि उसका महत्व कम रहेगा या पावर कम रहेगा। आपको एक चीज याद होगा कि जब कोविड आया था 2020 में, है ना, आया तो 19 में था, लेकिन इंडिया में जो प्रकोप आया था 20 में, तो उसमें क्या रहा था कि डॉक्टर और नर्स को लोग मार रहा था, है ना, हमला करने लगा था। पुराने एक्ट में इस तरह का कोई मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए कोई था नहीं, जो पेंडेमिक एक्ट था 1800 समथिंग का कुछ अंग्रेज के जमाने का, तो उसमें ये सब प्रावधान था नहीं कि भाई हम कैसे इसको कौन से लॉ के अंदर इसको अंदर कंट्रोल करें, तो उसी समय अध्यादेश लाकर तुरंत इसको किया गया, और तब कंट्रोल हुआ, लोगों को डॉक्टर और ये सब हमला थोड़ा रोका गया। बताओ हमारे देश की जनता कितनी मूर्ख है कि जो हमारी जान बचा सकते उस पर उस समय हमला हो रहा था, ठीक है ना। संसद को राज्य सूची में किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, बशर्ते यह है सार्वजनिक हित में, राष्ट्रीय हित में, केंद्रीय हित में, क्षेत्रीय हित में, तो ये राष्ट्रीय हित में ऐसा शब्द लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो संविधान का अनुच्छेद 249 के अनुसार जब राज्यसभा ने इस आशय का संकल्प 2/3 बहुमत से, ये राज्यसभा की बात है, 2/3, है ना, 2/3 बहुमत से पारित किया हो कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तब संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकेगी। ऐसा कानून अधिकतम 1 वर्ष के लिए होता है, उसके बाद फिर खत्म हो जाता है। अनंत बार कर सकते हैं ऐसा, ऐसा जरूरी नहीं है ना। चलिए तो ठीक है, तो ये रहा, और थोड़ा शेयर वगैरह कीजिए, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, पीडीएफ वगैरह वहाँ पे भेज देंगे अब से, इससे पहले वाला पीडीएफ भी भेज देंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।